ध्यान दीजिए, आज हम लोग केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसको पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि इसके पहले का जो 3 चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और तीसरा मेटल नॉन मेटल, ये हम लोग पढ़कर आए। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि सर आखिर हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब कार्बन वाला जो एलिमेंट है उसके बारे में और उससे बना हुआ जो कंपाउंड है उसी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। पर तो हम लोग और भी बहुत सारे 118 एलिमेंट्स हैं, हम तो पूरे 118 के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आखिर कार्बन ही क्यों? तो देखो 2-3 रीजन है, बताता हूं। पहली बात कि जो 118 एलिमेंट है वो सबको पढ़ने का मौका मिलेगा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा आप केमिस्ट्री पर रुझान, रसायन विज्ञान पर रुझान आपका बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में पढ़ता रहना होगा। ठीक, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कि कार्बन ही क्यों? तो ध्यान देना, कार्बन से पहले भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बेसिक 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन। साइंस के ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा आप 6 से अगर पढ़ते आ रहे हो तो ऑक्सीजन के बारे में ना हो, जरूर है। नाइट्रोजन जरूर पढ़े हो, बात समझ रहे हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के बारे में आप पहले से पढ़ रखे हो, हाँ, डीप नहीं पढ़े रखे हो, है ना। लेकिन इसके बारे में जानकारी आप लोअर क्लास से ही लेते आ रहे हो, एक बाउंड्री आपको पता है कि आखिर ये जो हमारा ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है ना, क्योंकि आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, नाइट्रोजन साइकिल पढ़े होंगे, है ना, ऑक्सीजन साइकिल पढ़े होंगे, तो इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज आप लोग को पहले से पता है, आप जानते हो। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग को ज्यादा जरूरत क्या चीज का है? और भी ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। उसमें से एक कौन आता है? एक आता है कार्बन। अब सारे एलिमेंट्स की बात ना करें, अगर हम थोड़ा एलिमेंट किसके, कार्बन की बात करें, तो कार्बन भी ऐसा एलिमेंट है जो हर जगह यूज में आता है, हर जगह। अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है, ध्यान देना, इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रचुर मात्रा में हर एक इंटिटी में पाया जाता है। चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो क्लोथ हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, या अल्कोहल हो, या फ्यूल हो, है ना, या हमारा बॉडी हो, कहीं भी देख लीजिए, कॉपी आप लोग जो पढ़ रहे हो, ये इंक जो हम यूज कर रहे हैं, हर जगह कार्बन का उपयोग है। या तो डायरेक्ट कार्बन को यूज कर रहे हैं या तो कार्बन से बने कंपाउंड उनको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सीबीएसई को ऐसा लगा, एनसीईआरटी को ऐसा लगा कि कार्बन हमारे जीवन के आसपास ही रहता है, और साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस हम लोग को क्या सिखाता है? आसपास की जितनी भी चीजें हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना सिखाता है, उसी के बारे में समझाता है कि वो चीज कैसे है हमारे बॉडी, हमारे आसपास क्या करती है, उसका क्या उपयोग है, हमारा एडवांटेज क्या है। तो सीबीएसई या एनसीईआरटी को ऐसा लगा कि कार्बन भी हमारे एग्जिस्टेंस में है, जहां हम है वहां कार्बन है, तो क्यों ना कार्बन के बारे में स्टडी किया जाए, है ना, कार्बन के बारे में समझा जाए कि अगर ये कार्बन क्या है। तो पहले कुछ ओवरऑल आइडिया लेंगे हम लोग, है ना, कार्बन का। तो देखिए, कार्बन के बारे में कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कार्बन का सिंबल, ठीक है, कार्बन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल सी। कैपिटल सी से हम लोग कार्बन को डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है, सभी को पता होगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तुम लोग को ये भी पढ़े होगे कि जो हम लोग जितने भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाले हैं इसी के कारण निकाले। क्लास 9 में हम लोग जो एटॉमिक मास पढ़ रहे थे सब लोगों को पता होगा कि इसी के कार्बन 12 के 1 एटम को लेकर के सारे एलिमेंट्स को क्या किया गया था? कंपेयर किया गया था। तो सोचो ये कितना ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये और इसके बने हुए कंपाउंड भारी मात्रा में हम लोगों को यूज में आते हैं। जैसे नॉर्मल बात बताया जाए
तो हम लोग के खान पान में जो चावल है, चावल को हम लोग अलग अलग तरीके से इतना ज्यादा यूज कर लिए हैं, इतने ज्यादा तरीके से हम लोग को यूज करने आता है, उससे ज्यादा हम लोग कोई दूसरे यानी रोटी यानी वीट को हम ज्यादा यूज नहीं कर पाते। यानी वीट से आप जितने तरह का पकवान बनाते हो, जितने भी तरह के पकवान बनाते हो, उससे ज्यादा आप राइस से पकवान बना सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब कि अगर आप पकवान बनाए हो, टाइप्स ऑफ पकवान, ठीक है, तो वो राइस से बहुत ज्यादा बन जाता है। किसके मुकाबले? वीट के, यानी उस रोटी यानी जो गेहूं है उसके मुकाबले। तो यहां पर वही बात है कि कार्बन से बहुत सारे कंपाउंड बने हैं और वो सारे कंपाउंड को अलग अलग जगह पर यूज किया गया है। बात समझ में आया? तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 12 होता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबको पता है कि एलिमेंट में रखना पड़ता है ना। सबको पता है कि के के पास रहता है 2 और एल के पास रहता है 4। बात समझ में आया? 2 और 4 तब तो जाकर बनेगा 6। 8 कहां से लेकर आ रहे हो आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका रख रहे हो? कार्बन का ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या होता है? 2 और 4। बात समझ में आ रहा है? तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट में इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है? 4 होता है। बात समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। अब अगर हम लोग बात करें इसका ऑकरेंस का, है ना। अच्छा, ऑकरेंस से पहले हम लोग देखते हैं कि अगर इसको अर्थ के पैमाने पे देखा जाए, है ना, अर्थ क्रस्ट, तो ये कितने नंबर पे आने वाला एलिमेंट है? अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला, अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला ये 15वां एलिमेंट है। मतलब हम लोग के अर्थ क्रस्ट में, है ना, हम लोग के अर्थ क्रस्ट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं हम लोगों को, है ना। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलता है ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा मात्रा। बात समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे अर्थ क्रस्ट में क्या मिलता है? ऑक्सीजन। दूसरे फॉर्म में अगर मात्रा में देखा जाए तो कौन मिलता है? सिलिकॉन। बात समझ में आ रहा है? कौन मिलता है? सिलिकॉन मिलता है ना। और तीसरे फॉर्म का देखा जाए तो मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एक बार देख लेना। तो पूरे अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो ये 15 नंबर पर आता है ना। और इसका जो प्रेजेंस है, अगर इसका प्रेजेंस देखा जाए तो ये 0.03% है, या 2% भी बोला जाता है। बात समझ? सोचो कि कितना कम पाया जा रहा है, 0.03 पूरे अर्थ में देखा जाए तो कार्बन। लेकिन इतने ही कार्बन को हम लोग यूज करके हर जगह यूज कर ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इतने ही कार्बन को यूज करके हम लोग हर जगह इस कार्बन को यूज कर ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी 0.03% ही है। और सिर्फ इतना होने पे ही पूरा अर्थ के पैमाने पर देखा जाए मास बाय मास, और इतना कम होने के बाद, पूरे अर्थ में इतना कम होने के बावजूद भी हर जगह कौन है? हर जगह कार्बन ही है। बात समझ में आया? अच्छा, यूनिवर्स की बात करें तो कि पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, ये एग्जाम में आता नहीं है लेकिन इसे समझने के, अगर पूरे यूनिवर्स में बात करें तो ये 4th रैंक पर है, 4th रैंक पर। बात समझ में आ रहा है? यानी 4th ऐसा ये एलिमेंट है जो हम लोग को मिलता है। बात समझ में आया? तब बोलोगे सर पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है ना। तो सबसे ज्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स में हम लोगों को मिलता है हीलियम तो सेकंड नंबर पे आता है, हीलियम सेकंड नंबर पे आता है। याद नहीं आ रहा है मुझे। आई थिंक हाइड्रोजन है क्या?
हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ही है आई थिंक सबसे ज्यादा पैमाने पर। ठीक है, देख लिया जाएगा इसको भी। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गया। तो ये फोर्थ रैंक पे आता है और ये फिफ्थ रैंक पे। अगर आप पूरे यूनिवर्स में बात करें तो कार्बन कितने रैंक पे आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है, 15वां रैंक पर आता है। बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंडा हो गया इसका कि हम लोग कार्बन का बेसिक चीज निकालकर देख लिए कि आखिर ये कार्बन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके साथ और भी है। सबसे पहला चीज वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल नेचर का मतलब क्या होता है, वर्सटाइल नेचर का मतलब होता है ये जो जैसा चाहोगे उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। यानी ये इसका एडेप्टेशन बहुत अच्छा है दूसरे एलिमेंट के पर। तो जो वो वर्सटाइल और गैस फॉर्म में मिलेगा, हम लोग को मिलता है वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल है कि कोई भी ऐसा पदार्थ कहते हैं ये वर्सटाइल है क्योंकि तरीके से हर ये स्टेट में जाता है। देखा जाए तो ये हमारे बॉडी में पाया जाता है। बात समझ में रहा है, हमारे बॉडी में सेकंड रैंक है इसका। सबसे ज्यादा पैमाने पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन होता है हमारे बॉडी में और उसके बाद कार्बन ही होता है जो कि हमारा हड्डी कार्बन से तो बना हुआ है। बात समझ में रहा है, तो कार्बन है हमारा। ठीक है, और कार्बन से बने जो कंपाउंड है ये ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया, इसलिए इसका एक अलग ब्रांच बना दिया गया और उस ब्रांच के जैसे जैसे दो आएगा क्योंकि आप कार्बन के बारे में लेना कि आप अगर कार्बन बहुत मजेदार लगेगा। अगर कार्बन पढ़ लिए हो तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, नहीं तो ये ट्रिकी वन हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक जो है वो कार्बन पे ही बेस्ड है पूरा का पूरा। आप देखना कोई भी आपका भाई बहन अगर 11-12 में है साइंस लिया हुआ है तो उससे पूछना कि आप क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो क्या या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बताएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा का पूरा कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड बहुत सारे डिटेल के बारे में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, डाउट है इधर, कोई डाउट नहीं है ना। तो कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड, ठीक है, हमारे लिए कितने उपयोगी हो, कहां कहां यूज होता है अभी हम लोग देखेंगे। इतनी बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं, पहले आप लोग ये देखिए और उसके बाद क्या डाउट है पूछिए। अब देखिए अगर हम लोग कार्बन और कार्बन के कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड कब बनेगा, जब कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो। ठीक है, तो कंबाइन होने का यानी कंबाइन होने का मतलब क्या है, बॉन्डिंग है ना। कंबाइन होने का मतलब क्या है, बॉन्डिंग। कि जब तक एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे तब तक वो कंपाउंड क्रिएट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर देखा जाए तो बॉन्डिंग दो तरीके का होता है ना। बॉन्डिंग दो तरीके का होता है, एक है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दो तरह का बॉन्ड होता है ना। क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कौन से एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं और कौन से कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ये बात मैं इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। याद रखना, कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन को, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे, है ना, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे। ठीक है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है, या तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है ना, या कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं।
है ना। और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ना ही लूज करते हैं ना ही गेन करते हैं। वो क्या करते हैं, वो करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर, वो अपने इलेक्ट्रॉन को करते हैं शेयर। एक बात क्लियर समझ लो, क्या, कि जो भी एलिमेंट लूज करें या गेन करें, ये दोनों ही मिलकर के आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। और जो भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बोल दूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि जो कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, क्या करता है, शेयर करता है। तो जैसे मैं बोल रहा कि जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो जैसे ही बोला मैं शेयर करता है, तो बताओ ये जो बॉन्ड बनाएगा, जिनके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, है ना, जिनके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आया। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। जनरली क्या होता है, ये जो मेटल होते हैं और नॉन मेटल, ये लोग आपस में बॉन्ड बनाते हैं जनरली, है ना। हम लोग देखते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड है ना, वो कौन लोग बनाते हैं, मेटल और नॉन मेटल। याद करो, इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था, वो जो सोडियम और क्लोराइड, है ना, जो सोडियम है वो क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। और वो लोग जो मिल रहे थे, तो अपने इलेक्ट्रॉन को कोई लूज कर रहा था और वही इलेक्ट्रॉन को कोई गेन कर रहा था, इसलिए उनमें आयोनिक बॉन्ड बन गया। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो जनरली क्या होता है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ बनाते हैं। बात समझ में आया। नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ अगर बॉन्ड बनाए, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो कुछ इसके फंडामेंटल भी है। फंडामेंटल में क्या बताया गया कि कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करता है तो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट ना ही वो लूज कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ करेगा, क्या करेगा, वो शेयर करेगा। मतलब कोई भी एलिमेंट इन तीनों में से कोई एक काम तो जरूर करेगा, इन तीनों में से एक काम जरूर करेगा, या तो वो लूज करेगा, या तो वो गेन करेगा, या तो वो शेयर करेगा। ठीक है। तो जो कार्बन है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और शेयर करता है इसलिए वो क्या, कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है या कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ये शेयर क्यों करता है ना, शेयर करने का कारण क्या है। ठीक है। तो शेयर करने का कारण इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर करने का कारण क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसका भी 1 रहे, 2 रहे या 3 रहे, है ना, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ये लोग क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, है ना। और जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, 5, 6, 7 रहता है ना, वो लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। बात समझ में आया। जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, सिर्फ 4, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है, वैलेंस शेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल में अगर कितना आ गया, 4 आ गया, तो वो क्या करेगा, शेयर करता है। बोलो क्या करता है, शेयर करता है। बात समझ में आया। तो अगर हम लोग देखें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो जब हम इसको KLMN में रखेंगे, KLMN, तो पहला वाले को 2 मिल जाएगा। अब मेरे पास कितना बचा, 4 ही तो बचा। भले यहां 8 दे सकते हैं हम लोग, यहां पर क्या रख दिए, 4। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या है, यही तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। और 4 का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा वो क्या करेगा, शेयर करेगा। पता चल गया कि ऐसे एलिमेंट क्या करेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। बोलो ईमानदारी से समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, बोलो तो फिर से बता दूंगा, आ रहा है समझ में, मैं फिर से बता रहा हूं। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन
जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को भरते जाएं और लास्ट में अगर एक बच गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो लूज करेगा, और लूज करेगा इसका मतलब कि वो क्या करेगा, वो बनाएगा आयोनिक बॉन्ड। अगर लास्ट में उसका 5 बचता है ना, 5 बचता है, जैसे एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल देता हूं नाइट्रोजन का, है ना। नाइट्रोजन का अगर देखोगे तो एटॉमिक नंबर जो होता है उसका, है ना, एटॉमिक नंबर वो होता है 7। क्या होता है, 7। तो जब इसका हम लोग केएलएमएन में रखेंगे, के एल, यानी जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रखेंगे केएलएमएन, ठीक है, तो पहले वाले को 2 मिल जाएगा, दूसरे वाले को क्या मिल जाएगा, 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 5। और 5 वाले इलेक्ट्रॉन वाला क्या करता है, गेन करता है कि लूज करता है, गेन करता है, यानी ये क्या करेगा, गेन करेगा। और गेन करेगा तो ये बॉन्डिंग बनाएगा। कैसा बॉन्डिंग बनाएगा, आयोनिक बनाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये कैसा बनाएगा, आयोनिक बनाएगा, ये कोवैलेंट नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ठीक है, ठीक है, हम ये समझ गए कि हाँ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने के कारण कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और शेयर करने के कारण ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये गेन और लूज भी तो कर सकता है, 4 है, 4 है, कहने का मतलब हम लोग तो ये पढ़ लिए कि 4 वाला शेयर करता है, लेकिन क्यों शेयर ही करता है, मुद्दा तो ये उठ सकता है ना, क्यों शेयर ही करता है। ये तो गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। अगर देखा जाए, जब सोचो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो ये लोग क्या कर ले रहा है, या तो लूज या तो गेन कर ले रहा है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या चीज है जिसके कारण ये ना ही गेन कर रहा है और ना ही लूज कर रहा है। तो चलो उसके रीजन को समझते हैं, पहले इसको मिटा देता हूं। तो देखिए यहां बता देता हूं, ध्यान दो कि कार्बन क्यों गेन नहीं कर रहा और क्यों लूज नहीं कर रहा, और क्या रीजन है कि वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की जरूरत पड़ रही है ना, वो हम लोग समझते हैं। तो ध्यान देना कि कार्बन खुद में छोटा होता है ना, कार्बन बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसके जो एटम होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसका पहला शेल बनाऊं तो सबको पता है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो चलो एक यहां दे दिया, एक यहां दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, जब मैं दूसरा शेल बनाऊंगा, दूसरा शेल बनाऊंगा, वैसे मैं तो बड़ा बना दिया, तुम लोग समझ लो कि और भी छोटा होगा, लेकिन दूसरा शेल बनाऊंगा, ये इसका बीच का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो एक, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया चौथा इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्यों लूज नहीं कर रहा, है ना, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि ध्यान देना, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है बीच में कार्बन का, ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो इन चारों जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, इनको बहुत तेजी से पकड़ के रखा है। क्यों पकड़ के रखा है, इस बात को समझो। क्या बात है, समझो कि मान लो कि ये मान लो ये कोई एलिमेंट है, या कोई भी 2 एलिमेंट की बात करता हूं, ठीक है, एक चलो हम यहां क्लोरीन की बात करते हैं, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है, यहां पे इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक कार्बन, क्योंकि कार्बन छोटा इलेक्ट्रॉन होता है उसका, मतलब उसका मास छोटा होता है, ठीक है। यहां पर देखो दूरी ज्यादा है, यहां दूरी कम है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर दूरी ज्यादा है और यहां दूरी कम है, तो ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, जरा सोच करके देखो। ऑनलाइन वाले बताओ कि इन दोनों में, अगर नहीं समझ में है ना तो मैग्नेट के बारे में सोच लेना, यहां बीच में मैग्नेट है ना, और 4 छोटे छोटे यहां पर कोई मेटल है, कोई भी मेटल, आयरन मेटल है ना, आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा है, ठीक है, और उतना ही बड़ा मैं मैग्नेट यहां रख दिया हूं, और उतने ही छोटे छोटे आयरन के टुकड़े मैंने यहां रख दिया। बताओ ये आयरन जो मेटल होगा, यानी मैग्नेट, ये जो मैग्नेट होगा, ये जो मैग्नेट होगा, ये मैग्नेट इस सारे मेटल को बहुत तेजी से अपनी ओर खींच रहा होगा, या ये जो मैग्नेट होगा वो अपनी ओर इन सभी को बहुत तेजी से खींच रहा होगा, दोनों में से कौन, तुम बताओ। हाँ सर कार्बन।
ठीक है, वेरी गुड। आंसर क्या होगा? कार्बन। बात समझ में आ रहा है? यानी ये कार्बन क्या कर रहा है, क्योंकि इनके पास में ये इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत तेजी से ये इसको पकड़ के रखा है। बात समझ रहा है? यानी ये मैग्नेट जो है ये इन चारों को बहुत तेजी से बहुत अच्छे से पकड़ के रखा है। मैं एग्जांपल से बता रहा हूं कि अगर मान लो कि एक बीच में मैग्नेट है और उसके किनारे किनारे मैं कुछ मेटल रख दिया हूं जो कि बहुत तेजी से उनके बीच में अट्रैक्शन है ना, तो उसमें से किसी एक को निकालना, इसमें से इसको निकालना और इसमें से इसको हटाना, मतलब दोनों में से मैं हटाना चाहता हूं, एक एक हटाना चाहता हूं, तो बताओ इसको हटाना मेरे लिए ज्यादा इजी होगा या इसको हटाना मेरे लिए ज्यादा इजी होगा? पहले वाले यानी क्लोरीन वाले में, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब कम है इसलिए इसको हटाना, मतलब इसको हटाए हटा तो हटेगा जल्दी, लेकिन क्या ये हट पाएगा? नहीं हट पाएगा, इसमें मेरे को ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे भी वही काम है, यानी ये जो कार्बन है ये इन चारों इलेक्ट्रॉन को इतनी तेजी से अपनी ओर जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है कि उसमें से निकालना, मुझे एक निकालना, इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना बहुत मेहनत का काम है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मेहनत का काम है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी मुझे। मैं जब, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग जितना भी फोर्स लगा रहे होंगे, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होंगे, मान लो, तो अगर मुझे हटाना है तो मुझे 10 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, 8 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा या 12 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा? ऑब्वियस सी बात है 12 का, यानी इनके बीच में जितना फोर्स है उससे ज्यादा ताकत लगेंगे तब तो हम हटा पाएंगे। तो इनके बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसको हटाने के लिए अगर मैं लूज करवाना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन को, निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन को, तो इनमें जितना भी ताकत है उससे ज्यादा ताकत मुझे लगाना पड़ेगा, तब मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाऊंगा। और इसमें बहुत सारे एनर्जी का क्या हो जाता है? लॉस हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? यही कारण है कि कार्बन से हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करते? लूज नहीं करते। ईमानदारी से बताओ, समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ बोलिए। तो देखिए, लूज से हम लोग समझ गए कि आखिर कोई कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं करता। अब तुम लोगों के मन में क्वेश्चन उठेगा, सर लूज नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, गेन तो कर सकता था, गेन क्यों नहीं करवा रहे? तो देखो, गेन का कहानी समझो। गेन की कहानी में लास्ट वाला ही देख लो, तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला जो वैलेंस शेल है ना, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है? तो इन सबके बीच की जो दूरी है वो इक्वल है और थोड़ा ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? तो हर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल चार्ज के, ये भी नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिवली चार्ज, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो क्या हो गए? दोनों लाइक टर्म हो गए। और लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट होते हैं? रिपेल करते हैं। मतलब कि ये इसको दूसरी तरफ धक्का दे रहा होगा, ये उसको उधर की ओर धक्का दे रहा होगा, है ना? दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहे होंगे? धक्का लगा रहे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे। तो क्योंकि इनका डिस्टेंस ज्यादा है तो इनमें आपस में धक्का मुक्की बहुत कम हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये क्योंकि इतना डिस्टेंस में है और ये इससे इतना डिस्टेंस में है, तो ये इसको और उधर की ओर धक्का दे रहा है कि मुझे जगह दे। बात समझ रहा है? और ये भी उसको बोल रहा है उधर चल, मेरे को जगह दे। जैसे जनरली क्या होता है घर में, देखोगे अगर बेड में अगर हो, है ना, एक ही रजाई है तो अपने भाई को धक्का देकर चल उधर चल, वो उधर चल, है ना, सारा रजाई तुम ही ओढ़ लेते, है ना, तो अपने बीच में लड़ाई लग जाता है, बीच में लड़ाई हो जाता है। तो यहां पर सिर्फ 2 ही भाई है तो इसका प्रॉब्लम है, लेकिन बीच में तीसरा भाई आ गया तू, तब तो और बड़ा खतरा। बात समझ रहा है? यानी अगर मैं यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन को गेन करवा दूं, एक और इलेक्ट्रॉन को गेन करवा दूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दिए क्या, एक और इलेक्ट्रॉन को गेन करवा दूं, ठीक है, तो एक यहां 2 3 अब देखो, जहां यहां पर देखो इतना डिस्टेंस हो रहा था, अब डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब जिस मम्मी को अपने 4 बच्चे को संभालना था, अब कितने बेटे को संभालना है? बताओ, उस मम्मी का काम बढ़ गया कि घट गया?
मेहनत बढ़ गया ना, टेंशन बढ़ गया। पहले तो 4 ही रोता था, अब 5-5 रो रहा है। पहले 4 लोग था, चारों आपस में लड़ाई करता था, अब 5वां आ गया तो 5वां भी सबसे लड़ाई करेगा। तुम घर में तुम्हारा ही तो बोलबाला है। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि हर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या बोल सकते हैं रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगी, होगा कि नहीं? रिपल्सन फोर्स, यहां जो इन दोनों की दूरी में इतना जो ताकत लग रहा था, अब वही दूरी देखो कम हो गया। तो जो पहले जो रिपल कर रहे थे, है ना, जो पहले रिपल कर रहे थे, मैं एग्जांपल में तो बता रहा हूं कि मान लो मेरे पास 2 मैग्नेट है, 2 मैग्नेट है ना, मैं इसी चीज को समझाता हूं। 2 मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ, और मान लो इतना डिस्टेंस पे ये नॉर्थ। तो ये क्या कर रहा होगा, इसको धक्का दे रहा होगा दूर जा, और ये इसको धक्का दे रहा होगा दूर जा, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा ना। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर एक मैग्नेट रख देता हूं नॉर्थ, और एक यहां रख देता हूं नॉर्थ, लेकिन दोनों का डिस्टेंस देखो क्या हो गया, कम हो गया, तो इनके बीच में भी तो रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा। बताओ इन दोनों में रिपल्सन फोर्स ज्यादा किसमें लग रहा होगा? इसमें। तो ये और तेजी से इन दोनों को धक्का दे रहा होगा आपस में। तो इसको एडजस्ट करने में, आपस में इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट होने में, वो सर्कुलर पाथ में घूमने में दिक्कत होगा। बात समझ में रहा है? अगर एक और इलेक्ट्रॉन को ले आते और दिक्कत हो जाए, होगा कि नहीं होगा दिक्कत? इसलिए कार्बन समझ गया कि ना ही मैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता हूं, और ना ही मैं अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता हूं, क्योंकि गेन करने में भी दिक्कत और लूज करने में भी दिक्कत। तो क्यों ना मैं अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लूं, शेयर कर लूं। इसलिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और वो हमेशा क्या बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं?